हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं बल्कि पूरे 40 मैकडॉनल्ड्स में चोरियों को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चोर ने ना तो कभी मेन गेट से एंट्री की और ना ही कभी कस्टमर बनकर आया। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली है और इसमें इतने मोड़ हैं कि आपको लगेगा कि अब ये कहानी ख़त्म होने वाली है और तभी इसमें एक नया मोड़ आ जाएगा। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे इस चोरी के बाद ये पकड़ा गया और कैसे ये जेल तोड़कर भागा। और पुलिस से छुपने के लिए इसने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है 20 मई सन 2000 को। ये वो दिन था जिस दिन बेलमोंट के नॉर्थ कैरोलिना शहर के एक मैकडोनल्ड आउटलेट में सुबह के 5:30 बज रहे थे और सभी वर्कर्स रेस्टोरेंट को कस्टमर्स के लिए तैयार करने में व्यस्त थे। उनके इतनी जल्दी काम शुरू करने की वजह ये थी कि उन्हें ज़्यादातर खाने-पीने का सामान पहले से आधा तैयार करके रखना होता था, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही वहाँ कस्टमर्स का आना-जाना शुरू हो जाता था। वो सब अपनी तैयारी में लगे हुए ही थे कि अचानक एक आदमी मास्क पहने और हाथ में बंदूक लिए उनके सामने आ जाता है और उन सभी से अपनी-अपनी जगह पर रहने के लिए कहता है। काम करने वाले वर्कर्स इस बात से हैरान थे कि रेस्टोरेंट का दरवाज़ा तो बंद है, फिर ये आदमी रेस्टोरेंट के अंदर घुसा कैसे? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का एक मशहूर चोर था, जो रूफमैन के नाम से जाना जाता था। वो रूफमैन के नाम से इसलिए मशहूर था क्योंकि वो जहाँ भी चोरी करने जाता था, वहाँ फॉल्स सीलिंग के रास्ते ही अंदर घुसता और चोरियों को अंजाम देता। और इसीलिए यहाँ भी उसने वर्कर्स के आने से पहले ही आधी रात को उस रेस्टोरेंट की छत पर एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे के रास्ते फॉल्स सीलिंग में जाकर छुप गया। वो वहां तब तक छुपा रहा जब तक काम करने वाले वर्कर्स नहीं आ गए और जैसे ही वर्कर्स ने अपने काम की शुरुआत की, वो उनके सामने बंदूक लेकर आ गया। सामने आने के बाद उस चोर ने सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और रेस्टोरेंट मैनेजर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाकर सेफ खुलवाया और उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने के बाद उसने सभी वर्कर्स को कूलिंग रूम के अंदर जाने के लिए कहा और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा कि वो अगर चाहें तो अपने जैकेट और अपने कोट अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं, ताकि पुलिस के आने तक उन्हें ठंड न लगे। ये वो कूलिंग रूम था जिसे वो लोग अपने खाने पीने का सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो ख़राब ना हो। अब वो चोर कूलिंग रूम को बाहर से लॉक करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। उस चोर ने सबसे ज़्यादा चोरियां मैकडॉनल्ड में ही की थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैकडॉनल्ड के सभी रेस्टोरेंट की बनावट लगभग एक जैसी ही होती थी, जिसकी वजह से उसे हर रेस्टोरेंट के चप्पे चप्पे की मालूमात थी। वो चोर रेस्टोरेंट के वर्कर्स को कूलिंग रूम में लॉक तो कर गया था, मगर जल्दी जल्दी में उससे इस बार एक गलती हो गई। और वो गलती ये थी कि उसने कूलिंग रूम का लॉक सही से नहीं लगाया, जिसकी वजह से उन वर्कर्स में से एक उस कूलिंग रूम से बाहर निकला और फौरन पुलिस को इस चोरी की इत्तला दी। अभी वो चोर बहुत दूर नहीं निकल पाया था और पुलिस ने भी चोरी की खबर मिलते ही उस इलाके में नाकाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से वो चोर पकड़ा गया। अब पुलिस ने उस चोर से पूछताछ शुरू की, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि इस चोर का असली नाम एलन जेफरी है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है और 18 साल की उम्र में ही उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। आर्मी में वो स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था, जिसकी वजह से वो बड़े-बड़े मिशंस पर जाता था। मगर एक मिशन पर उसके सीनियर्स ने उसे बलि का बकरा बनाकर उसे एक इंक्वायरी में फंसा दिया, जिसकी वजह से उसे स्पेशल फोर्सेस से निकाल दिया गया और इस बात ने उसके मान-सम्मान को ऐसी ठेस पहुंचाई कि उसने फैसला कर लिया कि अब वो चोरियों की शुरुआत करेगा। इन चोरियों को वो सन 1997 से सन 2000 के बीच अंजाम देता रहा और आखिरकार 20 मई 2000 को वो पकड़ा गया। 3 साल तक उसके पकड़े ना जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो कुछ दिनों तक एक ही शहर में चोरियां करता और फिर वहां से गायब हो जाता और दूसरे शहर जाकर वहां चोरियों की शुरुआत करता। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, जहां उसने कई चोरियों को अंजाम दिया। तहकीकात में जब पुलिस को ये यकीन हो गया कि जेफरी ही चोर है और पिछले 3 सालों से इसने बहुत सारी चोरियों को अंजाम दिया है, तब पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज देती है। कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जेफरी को 45 साल की सजा सुनाई। इस फैसले से जेफरी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस वक्त जेफरी की उम्र महज 27 साल थी। सज़ा सुनाने के बाद जेफरी को ब्राउन क्रीक नामक जेल भेज दिया गया अपनी सज़ा काटने के लिए, जहां शुरुआत के 4 साल जेफरी बहुत अच्छा कैदी बनकर रहा। वो लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आता और जेल में बाकी कैदियों को भी उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अच्छा बर्ताव उसकी सज़ा को कम करवा सकता है, मगर जेफरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसका मकसद कुछ और ही था। 4 साल जेल में काटने के बाद वो ये फैसला करता है कि वो इस जेल से भाग निकलेगा और भागने के लिए जो तरीका उसने अपनाया वो बेहद हैरत अंगेज और अनोखा था। अब जेफरी की नज़र जेल के गैराज में आने जाने वाले ट्रक्स पर पड़ती है। उन ट्रक्स में जेल की गाड़ियों की मरम्मत का सामान लाया और ले जाया जाता था। तब जेफरी के दिमाग में एक आइडिया आता है
कि अगर उसे किसी तरह गैराज में काम मिल जाए तो वो इन ट्रक्स के ज़रिए यहाँ से भाग सकता है, और इसीलिए वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अर्जी डालता है कि उसे गैराज में काम करने दिया जाए। क्योंकि जेफरी का बर्ताव बहुत अच्छा था और उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया था, इसीलिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इस अर्जी को मान लेता है और वो जेल गैराज में काम करना शुरू कर देता है। अब जेफरी ने ट्रक्स के आने जाने का समय नोट करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इन ट्रक्स के आने जाने में जो भी प्रोसेस होता था उस पर भी नज़र रखने लगा। ये ट्रक्स हफ्ते में 1 या 2 बार ही जेल गैराज आते, और जब ये ट्रक्स जेल से बाहर जाते तब गार्ड्स ट्रक को अंदर और नीचे से टॉर्च मारकर चेक करते, ताकि कोई भी कैदी इन ट्रक्स में छुप कर ना भाग निकले। इसका साफ मतलब था कि ट्रक के अंदर घुसकर या ट्रक के नीचे लटक कर कोई कैदी भागना भी चाहे तो फौरन पकड़ा जाता। अब जेफरी को एक ऐसा रास्ता निकालना था कि वो ट्रक में चढ़ भी जाए और गार्ड्स की उस पर नज़र भी ना पड़े। एक सुबह जेफरी मौका देखकर उस ट्रक के नीचे जाता है और उस ट्रक में लगे लोहे की सपोर्ट बार के बीच का नाप ले लेता है, और उसी नाप के हिसाब से जेफरी लकड़ी का एक पटरा बनाना शुरू करता है जिसे उन सपोर्ट बार्स के बीच ट्रक के नीचे टांगा जा सके। पटरा बनाने के बाद वो उस पर काले रंग का स्प्रे करता है और साथ ही साथ दफ्ती का एक टुकड़ा लेकर उस पर भी काला रंग कर देता है। इस पटरे को उसने इसीलिए बनाया था ताकि वो इसे ट्रक के सपोर्ट बार्स में टांग कर उसमें छुप जाए, और दफ्ती को काला रंग इसीलिए किया था ताकि वो खुद को इस दफ्ती से छुपा सके। और फिर 15 जून 2004 को जेफरी को आखिरकार वो मौका मिल ही जाता है जिसका वो कई महीनों से इंतजार कर रहा था। ये वो दिन था जिस दिन ट्रक को सामान छोड़ने जेल आना था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जेफरी जानता था कि यही वो मौका है जब वो खराब मौसम का फायदा उठाकर गार्ड्स की आंखों में धूल झोंक कर भाग सकता है। जैसे ही गार्ड्स की नज़र कुछ देर के लिए ट्रक से हटती है, वो अपना लकड़ी का पटरा ट्रक के नीचे लोहे की सपोर्ट बार्स के बीच टांग देता है और उसके अंदर लेट जाता है और अपना मुंह और पैर छुपाने के लिए खुद को दफ्ती से ढक लेता है जिस पर उसने काला रंग किया था। कुछ ही देर बाद ट्रक के वापस जाने का समय हो जाता है और रूटीन के मुताबिक गार्ड्स ट्रक को चेक करना शुरू करते हैं। उस दिन बारिश बहुत तेज होने की वजह से गार्ड्स उस ट्रक को जल्दी जल्दी चेक कर रहे थे। पहले उन्होंने ट्रक को अंदर से चेक किया और फिर टॉर्च और शीशे की मदद से ट्रक को नीचे से चेक किया। उन्हें ट्रक के नीचे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि पटरे और दफ्ती का काला रंग ट्रक के बेसमेंट में लगे लोहे के सपोर्ट बार से बिल्कुल मैच कर गया था। चेकिंग के बाद गार्ड्स उस ट्रक के बाहर जाने के लिए गेट खोल देते हैं और इस तरह जेफरी उस ट्रक के साथ जेल से फरार हो गया। ब्राउन क्रीक जेल बनने के बाद जेफरी वो पहला कैदी था जो इस जेल से भागा था, और जब वहाँ के जेलर और गार्ड्स को जेफरी के भागने के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। फौरन इस बात की खबर हर पुलिस थाने में भेजी गई, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जेफरी की तलाश शुरू हुई। मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और जेफरी बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो चुका था। पुलिस ने उसे उसके होम टाउन कैलिफोर्निया में भी ढूंढा, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने परिवार वालों से मिलने ज़रूर जाएगा, मगर वहाँ भी वो उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस को जो सवाल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था वो ये था कि आखिर जेफरी गया कहाँ। वहीं जेफरी ये फैसला करता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना में ही रहेगा। ये वो शहर था जो उस जेल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही था जहाँ से जेफरी भागा था। अब नॉर्थ कैरोलिना में जेफरी को छुपने के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। तब वो एक दिन घूमते हुए टॉयरस नामक एक खिलौने के स्टोर पर पहुंचता है। टॉयरस नॉर्थ कैरोलिना का एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ा टॉय स्टोर था। उस टॉय स्टोर में घूमते हुए जेफरी की नज़र एक लकड़ी के डिस्प्ले पर पड़ती है जो दरवाजे की तरह खुलता और बंद होता था, और उसके पीछे इतनी जगह थी कि एक आदमी उसमें आराम से लेट बैठ सके। जेफरी ने एक बात और नोट की कि उस डिस्प्ले में खिलौने लगे हुए थे जिन्हें लोग देखते और फिर वहीं रख देते, मगर उस डिस्प्ले को ना ही कोई कस्टमर और ना ही उस स्टोर में काम करने वाले खोलते या बंद करते। तब जेफरी फैसला करता है कि वो इस दीवार से लगे डिस्प्ले के पीछे अपनी छुपने की जगह बनाएगा। जेफरी उस डिस्प्ले के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है और तब तक अंदर छुपा रहता है जब तक स्टोर बंद नहीं हो जाता। स्टोर बंद होते ही वो उस डिस्प्ले के पीछे से बाहर निकलता है और अपना ज़रूरत का सामान वहाँ से उठाने लगता है। वो अपने लिए तकिए, गद्दे और बच्चों का खाना, वो सब कुछ वहाँ से उठाता है जिसकी ज़रूरत उसे पड़ने वाली थी। अब जेफरी के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी उस स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरास, और जेफरी के सामने जो सबसे ज़रूरी काम था वो था कैमरा सर्विलेंस रूम में गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग्स को पता करना कि गार्ड्स की शिफ्ट कितने बजे चेंज होती है और इस बीच कैमरा सर्विलेंस रूम कितनी देर खाली रहता है, ताकि इसी बीच आसानी से वो उस स्टोर से बाहर आ सके और अंदर जा सके। और इसके लिए वो फिर से अपना पुराना पैतरा आजमाता है। जेफरी फॉल सीलिंग के जरिए मैनेजर के ऑफिस के अंदर घुसता है जहां उसे सारे कैमरा सर्विलेंस सिस्टम मिल जाते हैं, और साथ ही साथ उसे कुछ रजिस्टर्स भी मिलते हैं जिसमें सभी गार्ड्स की ड्यूटी टाइमिंग्स और शिफ्ट के बारे में लिखा था। वो बहुत बारीकी से सभी गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग्स को समझता है, उनके नाम पता करता है, वो कितने घंटे काम करते हैं और काम को उनके बीच कैसे बांटा जाता है।
और साथ ही साथ कैमरा सर्विलेंस सिस्टम को भी चलाना सीखता है कि कैसे कैमरास को ऑन ऑफ किया जाता है और किस किस एंगल पर कैमरा सेट है। जेफरी उस जगह से वो हर जानकारी निकाल लेता है जिससे वो आसानी से वहां रह सके और पकड़ा भी न जाए। जेफरी ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि पुलिस उसकी तलाश में दिन रात लगी है, इसीलिए वो दिन भर उस डिस्प्ले डोर के पीछे छुपा रहता और रात होते ही वहां से बाहर निकलकर अपने लिए खाने पीने का ज़रूरी सामान उठा लेता जिससे वो जिंदा रह सके। और इसी तरह उसने उस टॉय स्टोर में पूरे 4 महीने गुजार दिए। हालांकि उसे अब वहां रहते हुए ये एहसास होने लगा था कि वो किसी कैद में रह रहा है, मगर वो किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था जब तक उसके पास भागने का कोई सही प्लान ना हो। अब साल का आखिरी महीना दिसंबर की शुरुआत हो रही थी और ये वो वक्त था जब टॉय स्टोर में क्रिसमस करीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। और इसी वजह से जेफरी को ये डर सताने लगा कि अब वो यहाँ और रुका तो वो पकड़ा जा सकता है। तब वो फैसला करता है कि अब वो अपनी छुपने की जगह बदलेगा और यहाँ उसकी किस्मत ने उसका बहुत अच्छा साथ दिया। टॉय स्टोर से बिल्कुल मिला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था जिसका नाम था सर्किट सिटी। मगर पिछले 2 साल से वो बंद पड़ा था जिसकी वजह से उसे पूरी तरह खाली कर दिया गया था। टॉय स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बीच एक दीवार थी जिससे वो दोनों स्टोर आपस में जुड़े थे। एक रात जेफरी टॉय स्टोर की छत पर चढ़ जाता है और तब तक चलता है जब तक वो सर्किट सिटी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की छत पर नहीं पहुंच जाता। उसने खुदाई करने के लिए हथौड़ा और बाकी सामान टॉय स्टोर के मेंटेनेंस रूम से पहले ही चुरा लिया था। उन्हीं औजार की मदद से वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की छत पर एक गड्ढा करता है और उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जेफरी की आंखों में एक चमक आ जाती है क्योंकि उसे छुपने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल चुकी थी जो पूरी तरह से खाली थी और जहां किसी का कोई आना जाना नहीं था। पर यहाँ भी वो खुला नहीं घूम सकता था क्योंकि कभी कभार सफाई करने वालों का वहां आना जाना हो जाता था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे खाली जगह पर पड़ती है जिन्हें लकड़ियों से कवर करके बंद कर दिया गया था। वो उन लकड़ियों को हटाता है और उस जगह को खोलता है। हालांकि वो जगह बहुत छोटी और गंदी थी और वहाँ बहुत अंधेरा भी था, मगर छुपने के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। जेफरी उस जगह को साफ करता है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम करता है। साथ ही साथ हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन भी बनाता है। टॉय स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिस एक दीवार से जुड़े थे उनके दोनों तरफ मेंटेनेंस रूम था और टॉय स्टोर की जो दीवार थी वो पर्दों से ढकी हुई थी। अब जेफरी आधी रात को इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की तरफ से दीवार में गड्ढा करता है जो बिल्कुल उसके छुपने की जगह के पीछे थी और दोनों स्टोर्स के बीच आने जाने का रास्ता बना लेता है। अब वो दिन भर आराम से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में रहता और आधी रात को उस गड्ढे के रास्ते टॉय स्टोर जाता और वहां से ज़रूरी सामान उठा लाता। यहाँ पर ना उसे कैमरास का डर था और ना ही पूरे दिन छुप कर रहना पड़ता था। उसने अपने छुपने की जगह को बिल्कुल घर की तरह बना लिया था, जहाँ उसने एक छोटा बेड और एक छोटा मॉनिटर स्क्रीन भी लगा लिया था, जिसके ज़रिए वो टॉय स्टोर में आने जाने वाले कस्टमर्स और काम करने वाले गार्ड्स पर नज़र रख सके। ये मॉनिटर और कई छोटे कैमरास उसने टॉय स्टोर के मेंटेनेंस रूम से चुरा लिए थे और आधी रात को ये कैमरास टॉय स्टोर में लगाकर अपनी मॉनिटर स्क्रीन से कनेक्ट कर दिए थे। अब जेफरी को अकेले रहते पूरे 7 महीने बीत चुके थे और उसे लगने लगता है कि अब पुलिस ने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया होगा। तब वो फैसला करता है कि अब वो इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से बाहर आना जाना शुरू करेगा। मगर बाहर जाने से पहले वो अपनी दाढ़ी बनाता है और अपना पूरा हुलिया बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। 7 महीनों में पहली बार था जब वो बाहर के लोगों के बीच था और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि बाहर किसी दुकान या रेस्टोरेंट में उसे कुछ भी खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और तभी वो फैसला करता है कि वो टॉय स्टोर से अब पैसे भी चुराएगा। उसी रात वो गड्ढे के रास्ते टॉय स्टोर में घुसता है और लॉकर से पैसे चुराने की कोशिश करता है, मगर लॉकर लॉक था जिसकी वजह से वो पैसे नहीं चुरा पाया। इसका मतलब ये था कि उसे अब चोरी की जगह टॉय स्टोर को बंदूक दिखाकर लूटना होगा, मगर उसके पास कोई बंदूक नहीं थी। इसीलिए बाहर आने जाने के दौरान उसने एक गन शॉप पर नज़र रखना शुरू कर दिया और एक रात 2 बजे उसने एक गन शॉप की छत पर गड्ढा किया और शॉप के अंदर जाकर 4 हैंडगन चुरा ली और वापस अपनी छुपने की जगह पर आ गया। फिर आती है 28 नवंबर 2004 की सुबह। ये वो वक्त था जब टॉय स्टोर में कस्टमर्स का आना जाना शुरू नहीं हुआ था और तभी जेफरी मास्क पहने और हाथ में बंदूक लिए टॉय स्टोर में दाखिल होता है। वो वहां सबसे ज़मीन पर चुपचाप लेटने के लिए कहता है और मैनेजर से सेफ खोलकर सारे पैसे उसे देने के लिए कहता है। पैसे लेते ही वो स्टोर के पीछे वाले हिस्से की तरफ भागता है और इमरजेंसी डोर खोल देता है जिसकी वजह से फायर अलार्म बजने लगता है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि स्टोर के लोगों को लगे कि वो इस इमरजेंसी डोर के रास्ते भागा है, जबकि वो मेंटेनेंस रूम में किए गए गड्ढे के रास्ते इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वापस पहुंच चुका था। और हुआ भी यही। टॉय स्टोर के लोग उसके इस झांसे में फंस गए और पुलिस को खबर करने पर उन लोगों ने पुलिस को यही बताया कि चोर इमरजेंसी डोर के रास्ते भागा है।
पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो उनके बराबर में बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में छुपा हुआ है। अब जेफरी लूटी हुई रकम को गिनना शुरू करता है, जो लगभग $15,000 निकली। इधर पुलिस भी उसे ढूंढने के सिलसिले में रोज टॉय स्टोर आ रही थी और वहां के लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसीलिए जेफरी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से निकलना बिल्कुल बंद कर देता है और इस मामले के शांत होने का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों बाद मामला शांत होने पर जेफरी फिर से रोज बाहर आने जाना शुरू कर देता है। अब उसके पकड़े जाने का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी वजह से अब उसने चर्च जाना भी शुरू कर दिया, जहां वो नए नए लोगों से मिलने लगा और कई दोस्त भी बना लिए। उसने चर्च के फादर से भी बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी और साथ ही साथ टॉय स्टोर से चुराए हुए सामान को वहां के लोगों को तोहफे में देने लगा। उसने चर्च के लोगों को अपना नाम जॉन ज़ारा बताया। जेफरी चाहता था कि वो एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे, जहां उसके क्रिमिनल पास्ट के बारे में कोई ना जानता हो। और इसीलिए वो चर्च का एक्टिव मेंबर बन गया। इसी दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जेफरी उस लड़की को बताता है कि वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक अंडरकवर एजेंट है और वो एक मिशन पर है जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बता सकता। उसने ये झूठ इसलिए बोला ताकि उसे ये ना बताना पड़े कि वो कहाँ रहता है और असल में वो क्या करता है। और ये झूठ उसने चर्च में मिलने वाले हर शख्स से कहा, जिस पर हर किसी ने आसानी से यकीन कर लिया। शुरुआत में तो जेफरी को इस झूठ के साथ जीने में बहुत मजा आने लगा, मगर कुछ समय बाद उसे ये एहसास होने लगा कि अब वो इस झूठ के साथ इस तरह पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तब वो फैसला करता है कि वो एक आखिरी बार टॉय स्टोर को फिर से लूटेगा और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएगा। और उसके इसी लालच और गलती ने उसे पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। जेफरी बिल्कुल पहले वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए सुबह कस्टमर्स के आने से पहले टॉय स्टोर में घुसा और वहां बंदूक की नोक पर कैश लेकर भागा। मगर इस बार उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये थी कि इस बार उसने इमरजेंसी डोर नहीं खोला, जिसकी वजह से फायर अलार्म नहीं बजा और वो सीधे मेंटेनेंस रूम होते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाकर छुप गया। पुलिस को जब पता चला कि इस बार चोर इमरजेंसी डोर से नहीं भागा है, तब उन्हें ये शक होने लगता है कि चोर बिल्डिंग में ही है। और इस बार पुलिस पूरे टॉय स्टोर की बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरह तलाशती है। जैसे ही पुलिस मेंटेनेंस रूम में घुसकर तलाशी शुरू करती है, उन्हें वहां वो गड्ढा मिल जाता है जो जेफरी ने बनाया था टॉय स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आने जाने के लिए। अब पुलिस उस गड्ढे के रास्ते इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाती है और वहां जेफरी का सीक्रेट रूम और उसमें रखी चीजें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर जेफरी को पकड़े जाने का अंदाजा पहले ही हो चुका था और वो वहां से भाग निकला। इस बार पुलिस को जेफरी के सीक्रेट रूम से उसके सर के बाल और फिंगरप्रिंट मिल गए थे, जिसकी बिना पर उन्हें ये पता चल जाता है कि जेफरी वही कैदी है जो ब्राउन क्रीक जेल तोड़कर भागा था। शिनाख्त होते ही पुलिस ने जेफरी के पोस्टर उसके पूरे नाम के साथ छपवाकर पूरे शहर में लगवा दिए। पोस्टर लगने के 2 दिन बाद ही चर्च के लोग जेफरी को पहचान लेते हैं और पुलिस को ये बताते हैं कि वो इसे जॉन ज़ारा के नाम से जानते हैं। वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम एली है। पुलिस पूछताछ के लिए एली के घर पहुंचती है और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसका असली नाम जेफरी है, पूरे अमेरिका का सबसे वांटेड चोर है। एली पुलिस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, मगर जब पुलिस उसे एक अखबार दिखाती है जिसमें जेफरी के जेल तोड़ने की खबर छपी थी, तब वो हैरत में पड़ जाती है। वो पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताती है कि वो और जेफरी आज शाम मिलने वाले हैं। उधर जेफरी भी ये सोचता है कि वो भागने से पहले आखिरी बार एली से मिलेगा और उसे अपनी असलियत बता देगा। हालांकि जेफरी को इस बात का अंदाजा था कि एली से मिलने में रिस्क है, मगर फिर भी उस शाम वो एली से मिलने पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करता है, पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा ही रही थी, तभी वो पुलिस से कहता है कि उसे एक आखिरी बार एली से बात करनी है। वो एली से माफ़ी मांगता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसके क्रिमिनल पास्ट की वजह से वो उसके साथ नई ज़िंदगी नहीं शुरू कर पाया, जिसका उसे बहुत अफसोस है। और आखिरकार पूरे 9 महीने की आज़ादी के बाद जेफरी वापस जेल आ चुका था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे पूरे 47 साल की सज़ा सुनाई और उसे एक बहुत हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।